नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम 10वीं कक्षा का जो विद्युत धारा का चैप्टर है उसका अध्ययन कर लिया था। और उसमें अब हम लास्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख रहे थे, तो उसमें एग्जांपल्स हमने पहले पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपकी बुक के चैप्टर के अंत में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उनके बारे में। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहना, उससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे, साथ के साथ आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आप न्यूमेरिकल में जितने ज्यादा एक्सपर्ट होंगे उतना ही आपको आगे वाले कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब अपने प्रथम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तैयार हो जाइए। अगर आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, आपका एनसीईआरटी बुक का प्रथम क्वेश्चन है, लिखा हुआ है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। ये जो प्रतिरोध R है, इस प्रतिरोध R वाले किसी तार को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। विद्यार्थी इसका ध्यान रखना, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है? R डैश। और ये R प्रतिरोध कौन सा था? एक तार का प्रतिरोध था। तो R अपॉन R डैश का अनुपात निकालना हमें क्या आएगा? देखिए विद्यार्थी, ये बात कह रहा है, ये हमारे पास एक तार है, ये हमारे पास एक क्या है? तार है। और इस तार का जो प्रतिरोध है वो R है। अब इसने क्या किया है? बड़ी कलाकारी की है और इसको 5 बराबर भागों में काट दिया। देखो कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। तो इसने 5 बराबर भागों में काट दिया। अब इन पांचों भागों को इस तरीके से समांतर क्रम में संयोजित कर दिया। पांचों ही भागों को किस तरीके से संयोजित कर दिया है? समांतर क्रम में संयोजित कर दिया है विद्यार्थियों, x। अब आपसे पूछा है कि जो समांतर क्रम में पांचों भाग संयोजित है उनका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध R डैश है। पूरा ही प्रतिरोध कंप्लीट, सबका जो प्रतिरोध है वो कितना है? R डैश है। तो हमें अब R डैश, R अपॉन R डैश का अनुपात ज्ञात करना है। विद्यार्थियों हम मान लेते हैं, मान कर चलते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसको 5 भागों में बांटा था, तो मान लेते हैं इसका जो प्रतिरोध है वो 5 ओम है। किसका? इस पूरी तार का। ये जो पूरा तार है ना, इसका प्रतिरोध कितना हो गया? 5 ओम हो गया। क्लियर? माना है हमने। तो जब इस पूरे तार का 5 ओम प्रतिरोध है तो हमने तो बराबर भागों में 5 भागों में डिवाइड किया है इसको। 5 भागों में डिवाइड किया, इसका मतलब यहां पर जो प्रतिरोध हो जाएगा आपका वो एक तार का 1 ओम, अगले तार का 1 ओम, फिर तार का 1 ओम, फिर तार का 1 ओम और फिर अगले तार का 1 ओम, यानी सभी पांचों भागों का 1-1 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। तो मैं पहले यहां पर तो कोई समस्या नहीं है, आपको इसका तो मान पहले से पता है R का। तो इसका मैं तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेता हूं। तो मैं लिख देता हूं R डैश। R डैश कौन सा? 1 अपॉन R डैश। 1 अपॉन R डैश क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जब समांतर क्रम संयोजन होता है तो 1 अपॉन R तुल्य बराबर होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 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 1 अपॉन Rn होता है। अब यहां चलना हमें 1 अपॉन R1, R1 का मान कितना? 1 ओम, प्लस में 1 अपॉन R2 वो भी कितना? 1 ओम, 1 अपॉन R3 वो भी कितना? 1 ओम, 1 अपॉन R4 वो भी 1 ओम और 1 अपॉन R5 वो भी 1 ओम। तो विद्यार्थियों हमारे पास 1 अपॉन R डैश हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। 1 अपॉन R डैश क्या हो गया? 5 हो गया। अब हमें तो R डैश चाहिए, तो R डैश हो गया हमारे पास 1 अपॉन 5 ओम। देखो कैसा है, इसको उल्टा कर दिया, इसका उल्टा कर दिया तो 5 का भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा विद्यार्थियों। तो R डैश का मान आ गया हमारे पास। R डैश का मान कितना आ गया? ये जो R डैश है ना, इस R डैश का मान आ गया। इस R डैश का मान कितना आ गया? 1/5 ओम। ये हमने ज्ञात कर दिया। और ये जो R है ना इधर वाला, इस R का मान हमने मान भी लिया था। कितना माना था? 5 ओम। ये मान के चले थे। अब हमें ये पूछा है कि R अपॉन में R डैश क्या होगा, तो मैं रख देता हूं। देखो इसने क्या कहा कि R अपॉन में R डैश क्या? देखो रख दिया। R कितना? 5 अपॉन में R डैश। R डैश कितना? 1/5। R तो हमने कितना माना था? 5 और अपॉन में R डैश। R डैश कितना हो गया? 1/5। ये 1/5 यहां से हमने निकाल दिया।
तो R अपॉन में RDS हो जाएगा विद्यार्थी, ये 5 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25/1, कितना हो जाएगा 25/1। तो मैं R अपॉन में RDS कह सकता हूं कितना हो गया 25 ओम, कितना ओम हो गया 25 ओम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा 25 ओम। फटाफट देख लीजिए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखो, इसको हमने कर रखा है पहले, आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए अगर आपने कला से ढंग से लिए तो। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? देखो हमने पढ़ा था विद्यार्थियों की विद्युत शक्ति P बराबर होता है VI, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? P बराबर होता है VI, बिल्कुल पढ़ा था सर। अब देखो ओम नियम, ओम नियम, ओम नियम क्या कहता है इसके बारे में? ये तो मैं कहता हूं समीकरण 1 है। ओम नियम क्या कहता है? ओम नियम से, ओम नियम कहता है कि V बराबर होता है IR। तो एक बार तो मैं यहाँ V का मान रख दूं और एक बार किसका मान रख दूं विद्यार्थियों? I का मान, तो सारी की सारी समीकरण आ जाएगी आपकी शक्ति। देखो V का मान रखूंगा तो V का मान है IR, मैं यहाँ IR रख देता हूं, तो IR रखूंगा, देखो P बराबर V की जगह तो रख दूं IR, और I पहले से पढ़ा है तो मैं बोल सकता हूं कि P बराबर I²R। ये होगी आपकी समीकरण 2, I²R। मैंने किसका मान रखा है? विभवांतर का मान रखा है। अब देखो विद्यार्थियों, मैं इस पहले समीकरण में ओम नियम से ही अब की बार किसका मान रख देता हूं, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, ये आपने गणित थोड़े से इसको बहुत बड़ा कर देते हैं। अब देखिए भाई, ओम का नियम V बराबर क्या होता है? IR। V का मान मैंने ऑलरेडी रख दिया, तो अब की बार मैं मान रख देता हूं I का। देखिए विद्यार्थियों, I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन में R। I बराबर क्या हो गया? V अपॉन में R। अब मैं इस V अपॉन में R को I की जगह रख देता हूं, तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा? V तो पहले से है और I की जगह आ जाएगा V अपॉन में R। तो आपके पास P बराबर हो गया V² अपॉन में R। ये समीकरण 3। देखो ऊपर ऑप्शन में कौन सी समीकरण मिल रही है? देखिए समीकरण पहली I²R, बिल्कुल ये रही समीकरण 2 से। समीकरण 2 से आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है, P बराबर क्या हो गया? I²R, बिल्कुल राइट है। तो ये तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। इसका मतलब इसमें पूछा नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हो सकता आपका ऑप्शन ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। फिर देखो IR² क्या है? क्या बिल्कुल नहीं है सर, इसका मतलब यही होगा आपका करेक्ट आंसर। पहले देखते हैं, देखो P बराबर VI, बिल्कुल समीकरण 1 से ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। और V²R समीकरण 3 से V²R, डी ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता आपका, क्योंकि ये भी विद्युत शक्ति को क्या करता है? निरूपित करता है विद्युत परिपथ में। केवल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? IR²। विद्युत शक्ति को विद्युत परिपथ में निरूपित IR² द्वारा नहीं किया जाता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, किसी विद्युत बल्ब द्वारा अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वोल्ट, 220 तो वोल्ट 100 वोल्ट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? ये कह रहे हैं कि एक बल्ब है, उस बल्ब पर लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट 100 वोल्ट, मतलब प्रति सेकंड वो इस दर से उष्मा उत्सर्जित करेगा। अब अगर उस पर हमें 220 वोल्ट नहीं देकर 110 ही वोल्ट देवें तो उपभुक्त शक्ति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है विद्यार्थियों? शक्ति ज्ञात करनी है। चलिए सोल्व करते हैं। पहले तो मैं यहां पर उस बल्ब का प्रतिरोध निकाल देता हूं। बल्ब का क्या निकाल देता हूं? प्रतिरोध। देखिए पहले तो हम इसको सोल्व करते हैं। यहां तक देखो, हमें विद्यार्थियों दिया क्या, तो मैं लिखता हूं दिया हुआ है आपको V बराबर 220 वोल्ट। इसको मैं V1 करके लिख देता हूं। V1 बराबर
220 वोल्ट और आपको शक्ति भी दे रखी है, तो P1 बराबर होगी आपको 100 वोल्ट। और मैं यहां से R निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं? R। देखो हमने शक्ति के अभी पिछले क्वेश्चन में 3 फॉर्मूले पढ़े थे। क्या पढ़े थे विद्यार्थियों? हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला काम आएगा मैं वही लिख देता हूं डायरेक्ट। देखो क्या आएगा, P बराबर V²/R। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था सर। तो ये काम आएगा। यहां से हम किसको निकाल लेंगे? R को, क्योंकि V दिया हुआ है, P दिया हुआ है, R ज्ञात करना है। तो देखो मैं यहां से लिख सकता हूं R बराबर V²/P। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो ठीक है, R बराबर V²। V² यानी V का मान कितना? 220 वोल्ट। ये रहा। तो ये 220 स्क्वायर करेंगे तो मैं 2 बार गुणा कर दूं ना यहीं पर। इसका मतलब क्या हो गया? स्क्वायर अपॉन में P हमने निकाल रखा। कितना होता है विद्यार्थियों? 100 वोल्ट। यहां पर पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2 0 से 2 0 22 का वर्ग, 22 को गुणा तो कर रहे हैं। वर्ग का मतलब 484 ओम। तो जो परिपथ है उसका जो प्रतिरोध है, या हम ये कहेंगे जो विद्युत बल्ब है उसके द्वारा जो प्रतिरोध लगाया जा रहा है उसका मान कितना है? 484 ओम है विद्यार्थियों। कितना है? 484 ओम है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए वो कह रहे हैं कि आप 220 वोल्ट मत दीजिए उसे, विभवांतर आप सिर्फ 110 वोल्ट उत्पन्न कीजिए। चलिए कर देते हैं। तो मान लेते हैं ये V2 का मान आपको दे रखा है 110 वोल्ट। अब यहां से आपसे पूछा कि शक्ति कितनी होगी, तो विद्यार्थियों वही फॉर्मूला काम में लेना है। P बराबर हो जाएगा V²/R। P बराबर क्या हो जाएगा? V²/R। अब देखो यहां पर सिर्फ वोल्टेज चेंज करा, प्रतिरोध तो चेंज नहीं किया, बल्ब चेंज नहीं किया ना। बल्ब तो वही है, बल्ब वही है, इसका मतलब प्रतिरोध भी वही होगा। बल्ब को जब तक हम चेंज नहीं कर रहे हैं, पदार्थ जब तक हम चेंज नहीं कर रहे हैं, प्रतिरोध नहीं बदल रहा है, सिर्फ विभवांतर चेंज किया है। 220 की जगह क्या कर दिया? आप 110 कर दिया। अब शक्ति निकालनी है, तो शक्ति P बराबर विभवांतर कर दिया 110 गुणा 110, भाई V² है ना, तो V का मान हमें 110 रखना है। तो मैं 110 को 2 बार गुणा कर दूं या वर्ग कर दूं, एक ही बात है। और R आपने निकाल लिया 484 ओम। तो देखिए P बराबर क्या आ जाएगा, यहां से सोल्व कर सकते हैं आराम से। R का मान तो 484 आ गया, और ये मान जो आपके पास 110 दिया वो दिया वही है। देखो 11 से ये कट जाएगा 10 बार, और 11 से ये कट जाएगा 4 4, 11 से फिर ये 10 बार कट जाएगा, और 11 से ये कट जाएगा 4 बार। तो हमारे पास यहाँ आ गया 100/4, और 100/4 कितना होता है? 25। शक्ति का मात्रा क्या है? वोल्ट। इसका मतलब कितनी शक्ति? 25 वोल्ट की शक्ति। कब? जब हम इस बल्ब में से क्या करेंगे? 110 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न कराएंगे। बल्ब के सिरों पर क्या उत्पन्न करा देंगे? 110 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करा देंगे। तो कितनी शक्ति उत्सर्जित हो जाएगी? 25 वोल्ट की शक्ति उत्सर्जित होगी विद्यार्थी। फटाफट लिख लीजिए। देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजे आ गए क्वेश्चन करने में। और अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई की है क्लास में, आपको भी बहुत ज्यादा मजा आ जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है। ऐसे दो चालक तार है जिनके पदार्थ है, लंबाई है, व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात है। अनुपात किसका? ऊष्माओं का। अनुपात किसका? H का। अनुपात किसका? H का। और H का फॉर्मूला क्या? I²RT। H का फॉर्मूला क्या है? I²RT। देखिए करते हैं इसको सोल्व। ये कह रहे हैं दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, विद्युत परिपथ में पहले तो किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। चलिए ये ले लेते हैं हम पहले तो श्रेणी क्रम में। पहले तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध मान लेते हैं दोनों के ही R है। जो चालक तार है उनके प्रतिरोध कितना है? R है। श्रेणी क्रम में जोड़ना है, जोड़ दिए। फिर पार्श्व क्रम में जोड़ दो भाई। पार्श्व क्रम में ये कह रहा है कि फिर इनको जोड़ दो पार्श्व क्रम में। ये दो ये पार्श्व क्रम में, फिर भी इनका प्रतिरोध तो कितना है? R है विद्यार्थी। प्रतिरोध R है क्योंकि पदार्थ सेम है, लंबाई समान है, व्यास समान है। पदार्थ
लंबाई व्यास समान है, चेंज नहीं हो रहे हैं। तो देखिए अगर मैं यहां पर आर तुल्य निकालता हूं इस जगह पर, तो विद्यार्थियों यह तो श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में आर तुल्य क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे दोनों सीधे सीधे, तो 2r हो जाएगा। r और r दोनों क्या हो जाएंगे 2r। और मैं वही r तुल्य यहां निकालता हूं, तो यहां तो ऐसे होगा विद्यार्थियों, क्योंकि ये समांतर क्रम संयोजन है। 1/r तुल्य बराबर 1/r प्लस 1/r, ये हो जाएगा 2/r, और यहां से r तुल्य बराबर हो जाएगा r/2। r तुल्य कितना हो जाएगा r/। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या नहीं है, r/2 हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा है, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात निकालना। ऐसे जब संयोजन होता है श्रेणी क्रम, ये कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम। तो जब श्रेणी क्रम संयोजन है तो कितनी ऊष्मा मुक्त हो रही है, और जब समांतर क्रम, पार्श्व क्रम का मतलब क्या है, समांतर क्रम संयोजन है तो कितनी ऊष्मा मुक्त हो रही है, उन दोनों को हमें ज्ञात करना है, उन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों देखो हमने पढ़ा था कि जो ऊष्मा है वो H बराबर होती है I² RT, I² RT। यहां पर मैं धारा को चेंज कर लेता हूं, देखो ये R तुल्य है ना, इसको मैं S लिख देता हूं, S मतलब सीरीज, श्रेणी क्रम में, और यहां P लिख देता हूं, P का मतलब पैरेलल, समांतर क्रम में, ताकि हम पहचान पाए। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं इसको H1, तो H1 I², देखो ओम के नियम से I बराबर क्या होगा V/R। ओम के नियम से, देखो ओम नियम से, ओम नियम से, ओम नियम से देखो I बराबर होता है V/R, V/R। अब मैं पहले लिखता हूं यहां पर H1, H1 का मतलब मैं लिख देता हूं सीरीज के लिए, कौन से के लिए, सीरीज के लिए। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम के लिए लिखूंगा तो ये I की जगह V/R रख सकते हैं, I² है तो मैं ऐसे लिख दूं V²/R²। और कौन सा क्रम है, सीरीज है तो S लिख देता हूं, श्रेणी क्रम है तो S लिख देता हूं। गुणा में क्या है R, ये भी कौन सा है, श्रेणी क्रम वाला ही है तो RS, और गुणा में T। देखो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा R, तो मेरे पास यहां HS बचेगा, HS बचेगा V²/RS गुणा में T, RS गुणा में T, यही बचेगा। कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको मैं दे देता हूं समीकरण 1 में। अब देखिए मैं समांतर क्रम के लिखता हूं HP, H पैरेलल, उसमें जो है पैरेलल वाली समांतर क्रम के लिए, और यहां आपका आ जाएगा देखो V²/RP²। भाई I का मान तो वही V/R ही होना है ना, तो इस I² की जगह मैं V/R ही लिखूंगा। अब पैरेलल के लिए ले रहा हूं तो RP लिख दिया, समांतर के लिए ले रहा हूं तो RP लिख दिया, और श्रेणी के लिए लेता तो RS लिख देता। और यहां गुणा में आ जाएगा RP क्योंकि पैरेलल के लिए है, और इसमें से भी ये कट जाएगा, तो देखो क्या बच जाएगा HP बराबर V²/RP, और गुणा में कौन है T, इसको दे दिया मैंने समीकरण 2। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है। किसका, पहले श्रेणी क्रम का, बाद में कौन, समांतर क्रम। ध्यान रखना जिसको पहले पूछा है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में पूछा है वो नीचे रहेगा। आप यूं नहीं कि HP/HS कर दो, समांतर ऊपर और श्रेणी नीचे नहीं रहेगा, यहाँ पहले श्रेणी नाम आया है तो श्रेणी ही ऊपर रहेगा, तो HS/HP, वरना तो आपकी तो आंसर उल्टे आ जाएंगे, ध्यान रखना। तो HS का मान देखो क्या है विद्यार्थियों, V²/RS, और गुणा में कौन है T। यहां पर है V²/RP, और गुणा में कौन है T। देखो ये T से T कट जाएगा, B² से B² कट जाएगा, तो हमारे पास HS/HP क्या है, 1/RS, और अपन में 1/RP, यही है नहीं है। अब इसको सोल्व करूं तो उल्टा कर दूं, देखो 1HS/HP बराबर ये उल्टे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1/RS, और उल्टा होके गुणा हो जाएगा RP/1, RP/1 हो जाएगा बेटा। देखो ये थोड़ी सी जगह अपने छोटी पड़ गई, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं इसको, चलिए थोड़ा सा छोटा कर देता, बहुत इतनी तो बहुत बहुत बहुत, चलिए
ध्यान देना बेटा, अब क्या होना है देखो, अब देखो ये हो जाएगा आरपी अपॉन में आर एस, तो हमारे पास एच एस अपॉन में एच पी जो है वो हो जाएगा बेटा आर पी अपॉन में आर एस। अब देखो यहां पर आ जाओ, ये आर पी समांतर क्रम संयोजन में आरपी का मान कितना आया था आर बाई टू, तो मैं यहां रख दूं, ये हो गया आर बाई टू अपॉन में ये आर एस, श्रेणी क्रम संयोजन में आर तुल्य का मान कितना आया था 2r, तो यहां रख देता हूं विद्यार्थियों 2r। तो देखो बेटा एच एस अपॉन में एच पी क्या हो जाएगा आर अपॉन में 2, और पहले से कौन है 2r, ये डॉट का मतलब गुणा है बेटा, पॉइंट नहीं लगाया मैंने यहाँ पर, ये क्या है गुणा है, तो r से तो फिर r कट जाएगा और एच एस अपॉन में एच पी आ जाएगा आपका 1/4, गुणा है मैंने कहा ना, गुणा है डॉट का मतलब, इसका मतलब गुणा हो गए 2 से 2 तो 4 हो गए, और आप इसको कह सकते हो कि 1:4 है, कितना है 1:4, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पर 1:4 हो जाएगा विद्यार्थी। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, फटाफट आंसर दे दीजिए। देखें काफी बच्चों ने बहुत समझ लिया होगा क्या होगा। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है बच्चों। किस क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि बिल्कुल भी धारा वोल्ट मीटर से ना गुजरे, और बिल्कुल भी धारा वोल्ट मीटर से नहीं गुजरेगी, इसका मतलब जो वोल्ट मीटर है वो दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर एग्जैक्ट बताएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है बच्चों। धारा थोड़ी ना थोड़ी तो वोल्ट मीटर से गुजरती है, और वोल्ट मीटर आपको इसका माप देता है विभवांतर का, वो करेक्ट नहीं दे पाता है। इसलिए जब आप बड़ी क्लास में आओगे तो वोल्ट मीटर को हटाकर हम वहां पर विभव मापी काम में लेंगे। विभव मापी में एक धारा मापी घड़ी लगाई जाती है जो ये बताती है कि धारा बह रही है या नहीं बह रही है, तो उसमें जब शून्य विक्षेप आता है घड़ी में, तो उस वक्त हम विभव मापी से विभवांतर का माप लेते हैं। इसलिए कहा जाता है बच्चों की विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है बच्चों कि जैसे मैंने ये एक कोई चालक तार लिया है और हम इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में ऐसे जोड़ देते हैं। अब धारा इधर से आ रही है, अब क्या होता है? धारा इधर से आ रही, तो ये जो धारा इधर से आ रही है, तो धारा इधर से आते हुए यहां जाएगी, और यहां जाने के बाद कंफ्यूज हो जाएगी, रास्ते दो है, किधर जाना है। तो फिर क्या होगा? इधर से कुछ धारा गई, मान लो इधर जाएगी I माइनस I1, थोड़ी सी धारा इधर से चली जाएगी, और ये थोड़ी सी धारा इधर चली जाएगी, तो ये जो वोल्ट मीटर है वो इस चालक तार के इन दोनों सिरों पर, ये सिरा A और सिरा B, A और B, इन दोनों सिरों पर विभवांतर जो मापता है वोल्ट मीटर, क्या करता है? इन दोनों सिरों पर विभवांतर मापता है। दोनों सिरों पर क्या मापता है? विभवांतर मापता है। तो फिर धारा थोड़ी सी इधर से आ गई, तो ये करेक्ट मान नहीं दे पाता है, इसलिए इसको हटा के वोल्ट मीटर का जगह विभव मापी का प्रयोग कर लिया जाता है। परंतु हमें फिलहाल यही समझना है कि वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, किन्हीं चालक तार के दो सिरों के मध्य का विभवों का अंतर मापता है, और इसे हमेशा समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। क्लियर हो गई? अपनी कक्षा में इतना ही है। चलिए आगे करते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना और आराम से करने की कोशिश करना। देखो क्या दे रखा है, किसी तांबे के तार का व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है? व्यास 0.5 मिलीमीटर है। प्रतिरोधकता रो दे रखी है। प्रतिरोधकता 1.6 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर है, और प्रतिरोध 10 ओम है। आर भी दे रखा आपको, कितना? 10 ओम है बच्चों। प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की एल ज्ञात करना है? आवश्यकता हो। फिर एक क्वेश्चन और डाल दिया अंदर, इन्होंने कह दिया कि यदि इससे दोगुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? अब देखिए, देखो पहले तो दिया हुआ क्या है जो लिख लेते हैं, तो दिया हुआ है डी डायमीटर 0.5 मिलीमीटर,
और आपको दे रखा है यहाँ पर प्रतिरोधकता रो बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, पहले आपको बता चुके हैं क्लास में। और प्रतिरोध भी दे रखा है R बराबर 10 ओम। फिर आपको ज्ञात क्या करना है, एल ज्ञात करना है सर। चलिए एल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हमने प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा था रो एल अपॉन में ए, और यहां से आपको एल ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा आर ए गुणा और अपॉन में रो। जो जो मान दे रखे हैं सब पुट कर दो। देखो मैं यहां पुट कर देता हूं। आर का मान 10 ओम, ए का मान दे ही नहीं रखा है, दे नहीं रखा है, ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो पहले मैं ए निकाल दूंगा। ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का मतलब है विद्यार्थियों कि जो गोलाकार तार है, इस तार को यहां से काट रखा है तो इसका क्षेत्रफल, और ये गोलाकार हो गया सॉरी वृत्ताकार हो गया तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर पाई आर स्क्वायर, और हमें डी दे रखा है तो आर बराबर क्या हो जाएगा डी बाई 2। डी कितना है 0.5 मिलीमीटर को 10 की घात -3 करके मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और अपॉन में क्या कर दूं 2 कर दूं यार, ये आर हो गया। चलिए अब हम इसका मान यहां पुट कर देते हैं सब का। देखिए हमें एल निकालना है, तो आर दे रखा है 10 गुना ए पाई का मान ए 3.14 गुना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब इस पूरे का ही वर्ग करना है। वर्ग करना, देखो मैं इस 0.5 को ऐसे लिख सकता हूं 5 गुना 10 की घात -4। मैं यही लिख देता हूं ऊपर ही। पांच गुणा 10 की घात -4। कैसे लिखा मैंने, ये कैसे कर दिया, अरे ये ऐसे कर दिया। देखो ये बात, ये कैसे कर दिया, ये जो 5 है गुणा कर दिया 10 की घात -4 मीटर। देखो जब मिलीमीटर हटाऊंगा तो 10 की घात -3 तो आएगा ही, और पॉइंट और हटा दिया तो भाग में एक जीरो और आ जाएगा, ऊपर आएगा तो किसमें आ जाएगा प्लस में, तो -4 हो गया। इसलिए मैंने -4 लिख दी। तो ये आर स्क्वायर है। देखिए विद्यार्थी पाई आर स्क्वायर है, तो इसको एक बार गुना में और कर देता हूं 10 की घात -4, और अपॉन में आ जाएगा। देखो ये तो है 2 का तो 4 हो गया, ये तो गुणा में भाई 5 बटा 10 की घात -4, ये वाला 5 बटा 10 की घात -4, ये इसका स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर दिया। इसका भी तो स्क्वायर है, आर स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर 2 गुना 2 है 4। अब लो है प्रतिरोधकता को दे रखी है आपको 1.6 गुणा 10 की घात -8 की यहां लिखी हुई है, तो वो हमने प्रतिरोधकता इस फॉर्मूले में पुट कर दी। देखो काट देते हैं हम, ये तो कट जाएंगे दोनों। देखो -4 और -4 कितना हो गया -8, कोई समस्या नहीं है। और ये 1.6 है, ये लगभग 2 बार कट जाएगा। देखो जो आंसर हम निकालेंगे वो आंसर लगभग आएंगे आंकड़े, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आपके जो आंसर है उसके आसपास कहीं आंसर आएंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग 2 बार नहीं जाता है, कुछ 1.9 या 8 के आसपास जाएगा। मान लिया 2 ही है, ताकि इजी हो जाए सोल्व करने में। तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा बच्चों 2 बार, और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 5। अब देखो कुछ भी नहीं है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना कर दो, तो आपका एल बराबर आ गया 125 मीटर। ये 125 मीटर हो सकता है कि आपकी बुक में आसपास में 123, 24, 25 या 122 पॉइंट समथिंग 23 के आसपास का आंसर आना चाहिए, क्योंकि 1 पॉइंट है तो 1.8 या 1.8 समथिंग आएगा, तो कैलकुलेशन करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक ही आंसर आएगा, लगभग ये आंसर आएगा। तो आपकी जो लंबाई है तार की वो तो कितनी आ गई 125 मीटर आ गई विद्यार्थी। अब हमें ज्ञात करना है कि यदि इसे दोगुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध क्या होगा। यानी जो तार है एल, सॉरी तार जो है उसका व्यास बढ़ा दिया, क्या कर दिया व्यास। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं बच्चों, चलिए। अब तार का व्यास बढ़ा दिया और कितना कर दिया दोगुना कर दिया, तो अब की बार जो बी है वो हो गया 2 गुणा 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर। देखो मिलीमीटर था 0.5 गुणा 10 की घात -3 मीटर, तो पॉइंट हटा दिया 5 गुणा 10 की घात -4 हो गया। ठीक है, अब इससे मैं आर निकालूंगा तो आर तो देखो 1/2 हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा। 1/2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर, तो आर बराबर हो गया 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर। ये आर का मान आ गया। चलिए अब मैं मान पुट कर देता हूं इसमें। तो देखो विद्यार्थियों मेरे पास निकालना क्या है, प्रतिरोध क्या होगा आर।
और आर का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, पेन चेंज कर दूं, आर बराबर होता है रो एल अपॉन में ए। पुट करो, वैल्यू पुट करो, फटाफट कैलकुलेशन करो, अपना आप आंसर आ जाएंगे। देखो आर बराबर रो 1.6 into 10 की पावर -8, कहां से लिए, यहां लिखे हुए हैं सर, यहां से ले लिए। फिर एल अभी निकाला था ना, गुना 125, यही है वो मान जो हमने अभी निकाला है, अपॉन में ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ए क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो गया बच्चों 18.14 गुना आर, ये रहा स्क्वायर है तो ये 5 गुना 10 की घात -4, फिर 5 गुना 10 की घात -4, स्क्वायर है ना बच्चों, तो दो बार स्क्वायर को दो बार गुना कर दिया। चलिए अब काट देते हैं, अरे काटते हैं, 10 की घात -4 और -4 10 की घात -8, ये -8 कट गया। 5 से 5 गुना होंगे तो 25, और 25 का भाग 5 में 5 बार, और ये 1.6 का भाग इसमें अभी थोड़ी देर पहले दिया था, लगभग 2 मान के चले थे, और 2 का भाग दे दो बच्चों 5 में, अब ऊपर 5 बचे हैं, नीचे क्या बचे हैं 2, तो r बराबर हो गया 5/2, भाग देंगे तो 2.5 ओम, कितना आ गया 2.5। ये हो गया आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके, किसी प्रतिरोधक के स्थिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए प्रवाहित विद्युत धारा I के संगत मान आगे दिए हुए हैं। यानी ये धारा प्रवाहित कर रहे हो तो 1.6 वोल्ट का विभवांतर है, 1 एम्पियर की धारा में 3.4 का, 2 में 6.7 का, 3 में 10.2 का, और 4 में 13.2 का। VI के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। VI के बीच में क्या करना है, ग्राफ खींचना है, और प्रतिरोध आप ज्ञात करोगे, फॉर्मूला आता है ओम नियम से, V बराबर I R, याद कर लेना। पहले मैं करा दूं, ग्राफ खींच लेता हूं। चलिए पहले तो हम ले लेते हैं एक तरफ धारा, कितने तक लेनी है, 4 तक लेनी है। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है बड़ा करने में। यहां से ये 4 हो गया, क्योंकि 4 तक ही आ रही है हमारे को, और 4 में भी मान रख देता हूं, देखो कहां कहां है, एक तो 0.5, ये यहां 0.5 इस जगह, चलो ये बाद में रख देंगे। अब मैं इसको ऐसे खड़ी कर देता हूं, और यहां पर भी हम मान रख देते हैं भैया, कहां तक लेना है, वोल्ट में कर लेता हूं 13, तो इधर 4 ले लेते हैं, इधर 13 ही ले लेते हैं अपन, यहाँ 4 ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर अपने क्वेश्चन आ जाएगा बीच में, तो मैं ये 4 ले लेता हूँ, देखिए यहाँ ठीक है, मैं यहाँ 13 ले लेता हूँ इससे। ये है 13.2, तो ये 13.2, ये करेक्ट हो गया। अब देखिए इसको हटा देते हैं, चलो इसका काम हो गया। अब अपने मान दे रखा है, कहां से 0.5 मान लेते हैं, चलो 0.5 कैसे लिखेंगे वो, चलो वापस लाते हैं इसको, इसको ले आता हूं, ये ठीक रहेगा, ठीक है। हालांकि इसका काम नहीं लेना, वहां पर रूलर का ही काम लेना है, आप फिर भी हम इसको ले लेते हैं ताकि यहाँ मान रखते हैं, देखो 0.5 यहाँ आ जाएगा, फिर 0.5 के बाद 1, ये 1 है, उसके बाद 2, ये 2 है, उसके बाद 3, ये 3 है, उसके बाद 4, ये 4 है, ठीक है। अब इधर वाले 1.6, तो ये तो 1 और 6 यहाँ आ जाएगा 1.6, 3.4 तो ये 3.4, 6.7 तो ये 6 पॉइंट लेके 7 है, 6.7 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर 10 वाला है नहीं, चलो मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं, कहां तक आ गया 10.2, ये 10.2 आ गया यहाँ, और ये 13.2 आ गया, क्लियर। चलो
अब देखो यहाँ पर तो है आपका कितना 0.5, यहाँ 1 2 3 और 4, ये दे रखा 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 और 13.2। देखो ओम नियम से हम जानते हैं कि v जो है वो समानुपाती है I के, तो इनका जो ग्राफ है वो हमेशा बच्चों सीधी रेखा ही प्राप्त होगा। ग्राफ जो है वो हमेशा कैसी रेखा प्राप्त होगा? सीधी रेखा ही प्राप्त होगा विद्यार्थियों। कैसी प्राप्त हो जाएगी? सीधी रेखा ही प्राप्त होगा। ये ऐसे इस तरीके से इनका ग्राफ प्राप्त होगा। इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये तो हमारे पास चलो सुविधाएं थी तो हमने लाइन खींच के बना दी। आप सीधे ही अंदाज से बना के लाइन खींच सकते हो, सीधी रेखा ही प्राप्त होगी। प्रतिरोधक का प्रतिरोध बहुत इजी क्वेश्चन है, आप करोगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लोगे मेरे ख्याल से। देखो अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। देखो आपको दिया हुआ क्या है? V दे रखा है 12 वोल्ट, फिर विद्युत धारा I दे रखी है 2.5 माइक्रो एम्पियर, तो इसमें कन्वर्ट कर दो। देखो 2.5 गुना 10⁻³ एम्पियर, फिर माइक्रो नहीं मिली एम्पियर है, तो 10⁻³ माइक्रो होता है, 10⁻⁶ आता है। माइक्रो को बच्चों ऐसे लिखते हैं, तो ये मिली एम्पियर है, m लिखा हुआ है, और आपको R ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन है आपके HWR को करना है खुद को ही। अब R की निकालना है, ओम का नियम लिखा दो, V बराबर IR, V बराबर IR, तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I। कोई समस्या बड़ी बात नहीं है। V 12 है, अपॉन में इसका भाग देना, कैलकुलेट कर देना, कर लेंगे तुम। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को, बैटरी का वोल्ट दे रखा है बच्चों कितना? 9 वोल्ट। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बहुत अच्छी बात दी हुई है, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। श्रेणी क्रम में किया है तो मैं R तुल्य निकाल लूं। यहाँ पर देखो R तुल्य 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। भाई श्रेणी क्रम में तो जोड़ना ही है सीधा, तो जोड़ दो इनको बस। 0.5, 0.9 और 1.4 13.4 ओम, यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध है विद्यार्थियों कितना हो गया? 13.4 ओम। अब यहां से आप धारा निकाल लीजिए। देखिए ये भी वापस ओम का नियम ही है, V बराबर IR और I बराबर हो जाएगा V अपॉन में R, जहां पर V का मान दे रखा है 9/13.6। अब यहां से आपकी जो धारा निकलेगी वो एम्पियर में निकल जाएगी। देखो कैलकुलेशन आपको करनी है, करना क्या है मैं बताता हूं आपको। 9/13.4 ये आपको करनी है कैलकुलेशन, इसको भाग देना है, भाग दोगे तो 0.67 आता है, ये मान आना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों ये बताओ कि ये जो सारे प्रतिरोध हैं किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं सर। श्रेणी क्रम में रास्ता एक ही होता है? बिल्कुल होता है सर। तो फिर एक रास्ते से जब धारा भटकेगी नहीं तो धारा का मान बदलेगा भी नहीं। इसका मतलब ये है कि 0.2 ओम से, 0.3 ओम से, 0.4 ओम से, 0.5 ओम से और 12 ओम से सभी बिंदुओं पर धारा का मान समान रहेगा। तो जो धारा यहां पर आएगी हमारे पास, आई का मान कितना आना है? 0.67। ये जो धारा का मान आएगा सभी बिंदु पर इतनी धारा होगी, तो 12 ओम में से भी कितनी धारा जाएगी? 0.67 एम्पियर की धारा आई जाएगी। 0.2 से पूछता तो भी 0.67 एम्पियर की धारा जाती, 0.4 से पूछता तो भी 0.67 एम्पियर की धारा ही जाती, क्योंकि इन सभी प्रतिरोधों का जो संयोजन है किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में मतलब एक ही तार के बीच में लगाए हुए हैं, एक तार में, इसका मतलब धारा के लिए रास्ता नहीं बट रहा है, और रास्ता नहीं बढ़ता तो धारा नहीं बदलती है। ये चीज मैंने वो 4 पॉइंट लिखवाए थे उनमें लिखवाया था। रास्ता नहीं बदलेगा, धारा नहीं बदलेगी, धारा एक समान रूप से उस चालक के प्रत्येक बिंदु पर आरोपित होगी। इसका मतलब 12 ओम के प्रतिरोध से भी कितनी धारा जाएगी? इतनी धारा जानी है 9/13.4 एम्पियर की, जिसको भाग दे देना। ये कैलकुलेशन करने के बाद सॉल्व हो जाएगा। तो यहां तक जो हमने न्यूमेरिकल कर लिए, आगे की जो न्यूमेरिकल उनके लिए हम एक क्लास और लेके आएंगे, उसमें वो बाकी के न्यूमेरिकल कर लेंगे। उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। धन्यवाद विद्यार्थी।